हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज लेकर आया हूं विद अ वेरी न्यू चैप्टर इन संजीवनी, और आज का हमारा चैप्टर है सर्कुलर मोशन। ये बेसिकली 2-3 लेक्चर का चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे एक सवाल आपको हर साल जेईई मेंस में देखने को मिल जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत में आपके 4 नंबर बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं, और चैप्टर भी बहुत आसान है। बने रहिए मेरे साथ, मैं सर्कुलर मोशन को एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि आप बहुत आराम से जेईई मेंस का क्वेश्चन निकाल ले जाएं। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। ऐसी बहुत सारी बातें आप सर्कुलर मोशन की सीखने वाले हैं जो आज के पहले आपने सर्कुलर मोशन में नहीं देखी थी। ठीक है सर, चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड, दैट इज सर्कुलर मोशन। भाई साहब, सर्कुलर मोशन होता क्या है? सर्कुलर मोशन होता क्या है? हम समझते हैं सर्कुलर मोशन को क्या भाई, कि एक कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी गोले पर, एक कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर आर्क पर गोल गोल घूम रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि इस तरह का मोशन जो हो रहा है वो कैसा मोशन हो रहा है भैया? सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए भाई, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए हुए, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए हुए अगर आप इस एक्स वाई प्लेन में कहीं भी जाते हैं, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप यहां पहुंच गए, पहले आप यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, ऐसे गोल गोल घूमते रहे, और उन सारे पॉइंट के लोकस को अगर ट्रेस कर दिया जाए तो जिस तरह की ट्रैजेक्टरी हमको मिलती है, ये हमको मिलता है एक सर्कुलर आर्क या एक सर्कुलर पाथ, अगर आप जहां से शुरू किए वहीं खत्म कर दिए। इस तरह के मोशन की एनालिसिस को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। कोई खास बात नहीं, कुछ बहुत भौकाली, बहुत कठिन नहीं है, सब बहुत सिंपल सिंपल और बहुत आसान भाषा में। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए अगर आप इस एक्स वाई प्लेन में कहीं भी जाते हैं, और भाई धीरे धीरे आप मूव कर रहे हैं, और उसके लोकस को अगर ट्रेस किया जाए तो जिस तरह की ट्रैजेक्टरी हमको मिलेगी वो या तो सर्कुलर आर्क होगी या आपके पास पूरा एक सर्कल होगा, अगर आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। तो जब हम इस सर्कुलर मोशन की एनालिसिस करते हैं तो इसको 2 पार्ट में एनालाइज किया जाता है। एक पार्ट होता है क्या? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और एक पार्ट आपका होता है, एक पार्ट होता है आपका काइनेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसका दूसरा नाम भी है क्या भाई? इसका दूसरा नाम भी है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे हम लोग भाई साहब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले, फ्रिक्शन पढ़ने से पहले, वर्क एनर्जी पावर पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ के आए थे? हम काइनेमेटिक्स पढ़ के आए थे। ये बेसिक रूट समझ कर आए थे कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसकी कुछ अपनी वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ अपनी स्पीड होगी, और हो सकता है उसका अपना कुछ एक्सेलरेशन हो। लेकिन वहां पर सारे के सारे वेरिएबल कैसे थे? वो लीनियर वेरिएबल्स थे। यहां पर कैसे वेरिएबल्स रोल में आ जाएंगे? सर्कुलर वेरिएबल। ठीक है, जैसे धरती मैया सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रही हैं, किसकी वजह से? तो हम सब पढ़ के आए हैं कि एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है अर्थ और सन के बीच में, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और एक mv²/r करके एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जब ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है तो उसके क्या क्या अपने वेरिएबल्स हैं जो सर्कुलर मोशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो पहले इसकी पोजीशन θ1 एंगल पर थी इस रेफरेंस लाइन से, बाद में इसकी पोजीशन θ2 एंगल पर हो गई, तो भैया ये कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ? डेल्टा थीटा।
और इसका नाम पड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे ही आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर इन सब का इनके लीनियर वेरिएबल्स के साथ किस तरह का रिलेशन है, जब ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और जान लेंगे, तभी हम कैपेबल होंगे क्या पढ़ने और समझने के लिए, दैट इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अभी आज के लेक्चर में हम बहुत बेसिक पार्ट कवर करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का, जो है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि आप तो मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन के जो लीनियर वेरिएबल वाले पोर्शंस होते थे, जैसे आप वहां पढ़ते थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप वहां पढ़ रहे थे, उसी तरह की सिमिलर इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पर भी है। ओहो हो, जैसे वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता था वैसे यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओ माय गॉड, जैसे वहां पर वेलोसिटी है वैसे यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है, जैसे वहां एक्सेलरेशन है वैसे यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। जब तक आपको काइनेमेटिक्स के सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं विद अ वेरी बेसिक पार्ट, और वो आपका बेसिक पार्ट क्या है, वो है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स। ठीक है, क्या क्या वेरिएबल्स हैं सर? वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहला वेरिएबल जो है वो क्या है बेटा, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग कुछ फालतू की बात नहीं करेंगे, बस एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, कम से कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करिए, मन लगाकर क्वेश्चंस निकालिए, यही हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कहा गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखिए, कहा गया कि एंगल रोटेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये कितना एंगल रोटेट कर रहा है ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल विथ सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरी एक रेफरेंस लाइन है, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मेरी एक रेफरेंस लाइन है, इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये मेरी एक रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन पर एक पोजीशन वेक्टर है, दैट इज आर वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर का एक एंड, इस एंड पर, इसके टेल पर एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब ये पोजीशन वेक्टर इस रेफरेंस लाइन से कुछ यहां पहुंच गया भाई, इस जगह पर पहुंच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया, ए से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचा इस रेफरेंस लाइन से। तो इसने जो एंगल कवर किया, ये एंगल क्या कहलाता है? ये एंगल कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, अच्छा क्या सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये जरूरी है कि ये जो ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए ये सर्कुलर ही होनी चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सर, ये बात समझिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि ये आपका सर्कुलर पाथ था, इस पाथ में ये सेंटर से एक रेफरेंस लाइन थी, इस रेफरेंस लाइन से ए पॉइंट पर एक कोई ऑब्जेक्ट था, जो यहां पर कितना एंगल बना रहा है बेटा जी? ये बना रहा है θ1, और फिर ये पहुंच गया कहां पर? बी पॉइंट पर इस ट्रेजेक्टरी से। तो इसने कितना एंगल बनाया अब रेफरेंस लाइन से? θ2। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज θ2 माइनस θ1। θ2 माइनस θ1। अब समझो, यहां पर ये जो पाथ है ये कैसा है सर? ये पाथ तो सर्कुलर है। अच्छा ओके, अगर मैं कहता कि मैं यहां पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते गया, इस रास्ते से ऐसे मैं बी पॉइंट तक पहुंचा, कहां से भाई? ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक इस पर्टिकुलर रास्ते से पहुंचा, तब भी मैंने कितना एंगल ट्रेवल किया? सर θ1 मेरी इनिशियल एंगुलर पोजीशन थी, θ2 मेरी फाइनल एंगुलर पोजीशन है, और तब मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? θ2 माइनस θ1। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज नॉट ओनली associated with circular motion. It is not only associated with circular motion. ये केवल सर्कुलर मोशन से ही नहीं एसोसिएट हो सकता है,
ये किसी भी तरह के मोशन से एसोसिएट हो सकता है। ये सर्कुलर से भी एसोसिएट हो सकता है, ये लीनियर से भी एसोसिएट हो सकता है। जैसे अगर मैं ए से लेकर बी तक डायरेक्टली ऐसे चला जाता तब भी मेरा यहां एंगल कितना था, θ1, यहां एंगल कितना था, θ2। तो डेल्टा थीटा कितना हो गया, दैट इज θ2 माइनस θ1। अब जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, आप सड़क पे चल रहे हैं और सड़क के दूसरे किनारे से एक सुंदर सी स्कूटी निकल रही है, तो क्या होता है, अचानक से गर्दन घूम जाती है। तो क्या आपकी गर्दन कुछ एंगल घूमी? अरे घूमी कि नहीं घूमी? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जो सामने स्कूटी निकली है ना, सुंदर सी, जिसको आप देख रहे थे, जिसको देखने के लिए आप यूं गर्दन घुमाए हैं, और अगर आप ऑब्जर्वर हैं, आप अपने फ्रेम में देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये स्कूटी पहले यहां थी, बाद में ये स्कूटी यहां आई, और उसके बाद पीछे चली गई, और हम इतना गर्दन घुमा दिया कि गर्दन घूम के पीछे हो गया। तो देखो, पहले वो θ1 एंगल पर थी, बाद में वो θ2 एंगल पर गई। लेकिन वो स्कूटी कैसे गई? वो स्कूटी गई सीधी, बट क्या उससे एंगुलर वेरिएबल अटैच हुआ कि नहीं हुआ? क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अटैच हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ भाई साहब। तो ये अपने दिमाग से ये बिल्कुल भी ये धारणा निकाल देंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तभी रोल में आएगा जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उससे उसके एंगुलर वेरिएबल्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जरूर एसोसिएट होगा। 95% कह लीजिए, 95% केसेस में आपको ये जो थीटा मिलेगा, ये सर्कुलर मोशन के साथ अटैच्ड हुआ मिलेगा, लेकिन ये लीनियर के साथ भी अटैच्ड हो सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो कितना एंगल कवर कर रहा है? अगर मैं पोजीशन वेक्टर को एक रेफरेंस लाइन से, इस पोजीशन वेक्टर को एक रेफरेंस लाइन से एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में एक जगह से दूसरी जगह रोटेट करा रहा हूं, तो एंगल रोटेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर कितना एंगल रोटेट कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहा है, इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर बहुत बढ़िया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो हमको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है सर रेडियंस। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात सर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्वांटिटी कैसा होगा? बोलो बोलो, ये कैसा क्वांटिटी होगा बेटा जी? तो भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। अब जब यहां पर ए से लेकर बी गया, ए से लेकर बी तक हमारा ऑब्जेक्ट गया इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो बेटा जी हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा थीटा। बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा थीटा। तो इस डेल्टा थीटा का डायरेक्शन क्या होगा? इस डेल्टा थीटा का डायरेक्शन क्या होगा? अगर इस डेल्टा थीटा के डायरेक्शन का फील आया आपको तो मजा आएगा सर, आपको लगेगा कि हाँ क्या बात है, मुद्दे वाली एक चीज तो सीख ली। तो जनरली हमको क्या लगता है कि भैया ये कहां से कहां जा रही है? ये ए से लेकर बी तक जा रही है, तो कैसे चली? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ओ भाई, बच्चे को लगता है सारा ए से बी तक, तो ये तो कैसे गया? ये तो एंटी क्लॉकवाइज गया। मतलब इस थीटा का डायरेक्शन क्या होगा? थीटा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अरे भैया, अगर थीटा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख दोगे ना, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर द सेंस ऑफ रोटेशन। अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारी एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाली जो हमारी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है, ये वाली एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है, तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा सेंस ऑफ रोटेशन पर कि ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर द सेंस ऑफ रोटेशन, दे आर नॉट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा गुरुजी, वो भी बता दो। इतनी देर से क्या कहते हैं उसको, क्या क्रिएट किए रहे, कंफ्यूजन या जो भी कह लो, कुछ होता है ना। हाँ चलो भैया, तो ए से लेकर बी तक गए हम लोग, तो कैसे गए? ए से लेकर बी तक एंटी क्लॉकवाइज गए। तो जिधर आप मूव किए उधर की तरफ मुट्ठी बंद करो।
जिधर की तरफ आप मूव किए उधर की तरफ मुट्ठी बंद करो अपने राइट हैंड से, तो मुट्ठी जब ऐसे बंद करोगे तो जो थंब होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेरिएबल। अरे ठीक है, जैसे यहां पर देखा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो हम कैसे गए, हम ए से लेकर बी तक गए भैया, ए से लेकर बी तक गए, तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन होगा प्लस जेड एक्सिस में। तो याद रखिएगा क्वांटिटी वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन जो होगा, यहां पर इसका डायरेक्शन होगा प्लस जेड एक्सिस। कैसा होगा, प्लस जेड एक्सिस। अगर यही बी से ए आ रहा होता तो मुट्ठी आप ऐसे बंद करते तो थंब आपका इनवर्ट जाता, तब आपका डायरेक्शन कैसा होता, माइनस जेड एक्सिस। मतलब सेंस ऑफ रोटेशन के बिहाफ पर डिसाइड होगा कि हमारा डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। आउटवर्ड आपका जेड एक्सिस है तो आउटवर्ड हुआ तो प्लस जेड एक्सिस, इनवर्ड हुआ तो माइनस जेड एक्सिस। सिंपल बात है और कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस बात को याद रखे रहिएगा, अभी आगे काम आएगा आपके साथ। क्या ये जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं ये केवल सर्कुलर मोशन के साथ आएंगे, ये जरूरी नहीं है, ये लीनियर मोशन के साथ भी अटैच हो सकते हैं। सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर और पोजीशन वेक्टर के ऊपर। अगर पोजीशन वेक्टर एंगल घूम रहा है, अगर पोजीशन वेक्टर थीटा डिग्री घूम रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ समय अवश्य लगा होगा। ठीक है, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आगे लेकर चलते हैं और हम बात करते हैं अब अगले वेरिएबल का, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। जब इस एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसको दो तरह से पढ़ा जाता है। एक होता है आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक क्या होता है बेटा, एक होता है आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या समझते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या पढ़ते थे, उसको आप वेलोसिटी पढ़ते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा सर, इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से और इसको लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा आपके पास θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, एसआई यूनिट आपके पास हो जाएगी, एसआई यूनिट आपके पास हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। एसआई यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड। इसका क्वांटिटी कैसा होगा सर, एंगुलर वेलोसिटी लिखा है तो इससे ये हमको क्लियर हो जा रहा है कि ये क्वांटिटी अपने पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलो आ जाओ, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि मान लीजिए क्या मान लेंगे सर, आपके पास ये एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी है। ठीक है, इसमें हम ए पॉइंट से चलना शुरू किए और ऐसे गोल 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 घूमते 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 फिर से यही पहुंच गए। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोलो बोलो बोलो, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सब लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है भैया शून्य। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोलो बोलो बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तुम्हारे हिसाब से थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल कितना होगा। जब ए पर थे तो हमने कहा कि यही हमारी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो हमारा थीटा इनिशियल कितना था, थीटा इनिशियल 0 था। और जब हम यहां से चल के फिर से इसी पॉइंट पर पहुंच गए तो हमारा फिर एंगल कितना चले हम सर, एंगल हम चले 2 पाई। तो थीटा फाइनल हमारा जो हो गया वो हो गया 2 पाई। ओ हो मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। अरे ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा नॉन 0 हो सकता है। जैसे मुझे यहां पर दिख रहा है कि मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई, दैट इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ठीक है, गेम क्लियर है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ रहा है। अब समझिएगा भैया, क्या समझिएगा, इस डायग्राम पर आ जाइए। जब आप ए पर थे तो आपका समय था T1, जब आप बी पर पहुंचे तो आपका समय हो गया कितना, T2। तो आपसे पूछा गया कि बताइए भैया इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी
क्या होगी, दैट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी एंड इट इज थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। पहले हमारा एंगल थीटा वन था, बाद में हमारा एंगल थीटा टू हो गया, तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अच्छा सर, ओहो बढ़िया, यहां तक तो अभी कोई समस्या नहीं लग रही है। इसी के साथ एक नया वर्ड हंसता खेलता आपके जीवन में आएगा, जिसका नाम होगा क्या, जिसका नाम होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अरे ठीक है, चलो भैया, जब हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, जब हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो इसकी लिमिट ही क्या होती है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये जो टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा होना चाहिए। अच्छा, इस बहुत छोटे से इंटरवल में जो मेरा डेल्टा थीटा होगा वो भी बहुत छोटा होगा एंड दैट विल बी रिटन एज डी थीटा। तो अब जो ओमेगा लिखा जाएगा ये आपका ओमेगा एवरेज था। ओमेगा इंस्टेंटेनियस को मैं ओमेगा लिख रहा हूं लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी दैट इज इक्विवेलेंट टू डी थीटा बाई dt। हो डी थीटा बाई डी टी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा भैया। ओमेगा इक्वल्स टू हो गया डी थीटा बाई डी टी। अगर आप इसको लीनियर वेरिएबल से याद करो तो v इक्वल्स टू क्या होता था, v इक्वल्स टू होता था dx बाई डी टी। अच्छा, यहां ध्यान दो, अगर समय बीता और एंगल में चेंज हुआ, अगर समय बीता और एंगल में चेंज हुआ, देखो भैया मैं कह रहा हूं कि अगर समय के साथ ध्यान से समझना, अगर समय के साथ थीटा बदला, ध्यान देना, अगर समय के साथ थीटा बदला तो क्या होगा भैया, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। तो ये जो होगा ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर मेरा समय के साथ पोजीशन में चेंज हुआ, अगर समय के साथ पोजीशन में चेंज हुआ तो मेरा v जो है वो नॉन जीरो हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि समय के साथ पोजीशन चेंज हुआ, मैं घूम के फिर से वहीं पहुंच गया। अगर मैं घूम के फिर से वहीं पहुंच गया तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो सकती है, वो जीरो हो सकती है। ठीक है, मेरी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, लेकिन मेरी एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये डी थीटा बाई डी टी के बराबर है। क्या यहां तक कहानी समझ आई, क्या यहां तक का गेम समझ आया? चले कहानी को आगे लेकर चलें भैया। जो यूनिट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की थी वही यूनिट किसकी होगी, वही यूनिट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की भी होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अगर मेरी वेलोसिटी dx बाई dt मेरा शून्य है तो भैया मेरा जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है ये भी शून्य हो, ऐसी कोई कंपल्शन, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका जो ओमेगा है ये क्या होगा, वो डिपेंड करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, और वेलोसिटी क्या होगा, ये डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पर। अरे ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कैसे बदलाव हो रहा है इसकी क्लैरिटी हमको हमारे दिमाग में है। अगर मैं एक चक्कर और गोल घूम के आया मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तब मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई हो जाएगा। यह बात आप अपने दिमाग में जरूर सेट कर लेंगे। चले सर कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अब बढ़ते हैं एक और वेरिएबल की तरफ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बच्चा एंगुलर एक्सेलरेशन। और फिर यहां पर भी वही गेम है, क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और जब हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अच्छा भाई, मैं कह रहा हूं कि फाइनली मेरी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा 2। इनिशियली मेरी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1, और यहां पर अपने पास टाइम है t2 माइनस t1। लेकिन इसी में एक नया टर्म आ जाएगा, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है, क्योंकि आप जब इस एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इस अल्फा के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे वहां पर होता था काइनेमेटिक्स में कांस्टेंट ए होता था।
कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन था, वैसे ही यहां पर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसका बहुत प्रॉपर फील लेंगे। तो इसके साथ एक और टर्म निकल के आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस। क्या नाम है भैया? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको भी अल्फा से लिखा जाता है और यहां पर क्या हो जाता है, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। Limit of delta t tends to 0 and it is written as d omega by delta omega by delta t। अब भैया डेल्टा टी बहुत छोटा है तो इसको लिखा जाता है डी ओमेगा बाई डी टी। एल्फा इक्वल्स टू क्या मिल गया, डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे जब लीनियर वेरिएबल की हम बात करते थे, लीनियर में जो एक्सेलरेशन होता था वो आपका ए होता था और वो किसके बराबर होता था, वो बराबर होता था डीवी बाई डी टी के। वैसे यहां पे अल्फा किसके बराबर है, डी ओमेगा अपॉन डी टी के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे तोड़ना चाहूं तो डी ओमेगा बाई डी टी डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और डी थीटा से डिवाइड कर दूं तो मैं इसी अल्फा को क्या लिख सकता हूं, देखो अब मैं इसी अल्फा को क्या लिख सकता हूं सर, अब मैं इसी अल्फा को डी थीटा बाई डी टी ओमेगा लिख सकता हूं और अब ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, जैसे जब हम लीनियर वाले में थे तो a इक्वल्स टू क्या लिखते थे, v dv बाई dx। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चा, तो एसआई यूनिट कोनो खास बात नहीं है, एसआई यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वांटिटी ये भी कैसी होगी, क्वांटिटी ये भी कैसी होगी सर, ये भी जो क्वांटिटी है ना ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो इसका डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करेंगे सर, इसका डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि इसका डायरेक्शन भैया किधर लगेगा, एक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन की क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अरे ठीक है, तो चलिए सर वो देखते हैं, वो बहुत जरूरी है क्योंकि ओमेगा और थीटा का डायरेक्शन आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि भैया सेंस ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन इनवर्ड होगा, अगर सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। बट यहां पर यह जरूरी नहीं है, यहां पर यह जरूरी नहीं है, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज ही हो रहा है बट हो सकता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन आउटवर्ड लग रहा हो, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, हो सकता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो आपके पास इनवर्ड है। दोनों हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड और क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ओमेगा के चेंज के ऊपर। जैसे ये एक्सेलरेशन का दो नेचर होता था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक नेचर होता था एक्सेलरेटिंग और एक नेचर होता था रिटार्डिंग। ऐसे ही इस अल्फा का भी दो नेचर होता है, इस अल्फा का भी दो नेचर होता है, एक नेचर होता है एक्सेलरेटिंग, ठीक है, और एक नेचर होता है रिटार्डिंग। इसका फील करेंगे सर, इसका फील करेंगे कैसे भैया, कि अपन अगर मान लें कि ये हमारा एक गोला है, ठीक है, चलो भाई, हाँ ये थोड़ा गोला बड़ा बनाते हैं, ये अपना एक गोला है भाई, ठीक है, चलो इस गोले का एक सेंटर है, ये रहा, ठीक है, एक एक्सिस ये रही और एक एक्सिस अपने पास ये रही, ये दो एक्सिस हो गई, ठीक है। चलो अब इसमें ध्यान से देखना, अब इसमें ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखोगे कि पहले जो ऑब्जेक्ट था वो ए पोजीशन पर था, बाद में जो ऑब्जेक्ट हो गया वो बी पोजीशन पर पहुंचा। ए से कहां पहुंचा, बी पर। ए पर जब था तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1 और जब बी पर पहुंचा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इफ मेरा ओमेगा 2 जो है वो बड़ा है किससे, ओमेगा 1 से। ध्यान से देखो, ये मेरा एंगल जो था ये थीटा 1 था, ये एंगल जो था मेरा थीटा 2 था, तो मेरा जो एंगुलर चेंज हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डेल्टा थीटा हुआ, दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। अगर मेरा ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा है, अगर मेरा ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा है सर, तब क्या होगा इस सिचुएशन में, यहां पर मेरी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड थी, यहां पर पहुंचते पहुंचते मेरी एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड हो गई, तो जो मेरा अल्फा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, वो पॉजिटिव होगा।
ये अल्फा क्या होगा, ये अल्फा पॉजिटिव होगा। और अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो सेंस ऑफ रोटेशन के बिहाफ पर जो आउटवर्ड मिलेगा तो आउटवर्ड, अगर इनवर्ड मिलेगा तो इनवर्ड। तो कैसे चल रहा है ए से बी, ए से बी अपन कैसे जा रहे हैं, ए से बी अपन जा रहे हैं बेटा जी एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब डायरेक्शन कैसा होगा, यहां पर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो यहां पर आपको मिलेगा आउटवर्ड, या आप कह सकते हैं जेड एक्सिस। लेकिन अगर यही आपका क्या हो जाए, इफ अगर आपका ओमेगा 1 जो है ये बड़ा हो जाए किससे, ओमेगा 2 से, मतलब समय के साथ इसकी एंगुलर वेलोसिटी घट रही है, तो मेरा अल्फा जो होगा वो कैसा होगा, मेरा अल्फा नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी भैया, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड, या फिर आप कह लीजिए माइनस जेड एक्सिस, दैट्स इट, और कुछ नहीं भैया। ए से बी गए, अगर आपका ओमेगा बढ़ा तो मेरा अल्फा पॉजिटिव है, मेरी डायरेक्शन कैसी होगी, किसकी, अल्फा की भैया, आउटवर्ड होगी। लेकिन अगर मैं ओमेगा 1 मेरा ज्यादा है, ओमेगा 2 मेरा कम है, मतलब नेचर कैसा हो गया, रिटार्डिंग हो गया। अगर मैं ए से बी गया, मेरा ओमेगा समय के साथ घट रहा है, मेरा ओमेगा घट रहा है, तो मेरा अल्फा नेगेटिव आएगा। और अगर मेरा अल्फा नेगेटिव आया तो भैया डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन के ऑपोजिट हो जाएगी। अगर सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका डायरेक्शन कैसा आता है, आउटवर्ड भैया, तो अपना एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, इनवर्ड। और अगर मेरा ए से बी गए और ओमेगा बढ़ा तो हमारा डायरेक्शन ऑफ अल्फा जो होगा वो सेंस ऑफ रोटेशन के हिसाब से ही आएगा। ये रहा आपके पास सारा कहानी। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं अभी आपको करा दूंगा। ठीक है, अच्छा एक और बात हम इसके साथ समझेंगे, वो क्या है, वो है एंगुलर वेलोसिटी की बात। वो क्या है भैया कि अगर आप देखो, ये आपका फिक्स पॉइंट है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आप चेंज नहीं कर रहे हो और इसको ऐसे पोजीशन चेंज कर रहे हो इस प्लेन में, तो जो आपको पाथ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो ये पाथ आपको सर्कुलर मिलेगा बेटा जी। ठीक है भैया, ये ट्रेजेक्ट्री आपको सर्कुलर मिलेगी। समझिएगा, अगर आपको कह दिया जाए n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, ठीक है, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, आपने अगर n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस लिए, ठीक है, आपने अगर n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस लिए कितने टाइम में, t टाइम में, तो आपका ओमेगा क्या होगा, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस लिए कितने टाइम में, t टाइम में, तो आपका ओमेगा क्या होगा सर। तो समझिएगा, अगर आपने एक रिवोल्यूशन लिया कितने टाइम में, t1 टाइम में, तो आपका जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, वो आपके पास हो जाएगा 2π/t। ठीक है, 2π/t। अब यहां पे एक रिवोल्यूशन करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। जब इसी को आप एसएचएम में पढ़ोगे तो यही एंगुलर वेलोसिटी एक और नाम से जानी जाएगी, जिसका नाम क्या होगा, भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या नाम होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन अभी अपने को कहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं देखने को मिलेगा। गलती से अगर कहीं दिख भी जाता है तो उसका मतलब एंगुलर स्पीड ही है। ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। अगर t टाइम में एक चक्कर काटे तो भैया मेरा ओमेगा कितना आया, 2π/t आया। अगर मैं n चक्कर काट रहा हूं, कितने चक्कर काट रहा हूं, n चक्कर, कितने टाइम में, t टाइम में, तो मेरा ओमेगा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2πn/t। ठीक है, 2πn/t। अब कई बार क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन किससे बनता है, रोटेशन पर मिनट से। किससे बनता है, रोटेशन पर मिनट, जिसको बोला जाता है भैया आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। अगर मैं कह रहा हूं कि एक कोई पंखा है, क्या है, पंखा है, वो गोल गोल घूम रहा है 1000 रोटेशंस पर मिनट, तो उसका ओमेगा क्या होगा। सवाल पूछा गया 1000 रोटेशंस पर मिनट। अरे ठीक है, एक मिनट में कितना रोटेशन ले रहा है, 1000 रोटेशन ले रहा है, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π भैया कितने रिवोल्यूशंस ले रहा है, एक रिवोल्यूशन में 2π एंगल चल रहा है। ठीक है, अगर वो 1000 रिवोल्यूशन ले रहा है कितनी देर में, 60 सेकंड में। याद रखिएगा, तो 1000 रिवोल्यूशंस में कितना एंगल चलेगा, 2π × 1000। कितनी देर में कर रहा है सर, वो टाइम है 60।
अरे ठीक है, तो ये अपने पास एक जनरल फॉर्मूला बन के आता है आरपीएम का, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 2πn/60। याद रख लीजिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी जस्ट मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, लेकिन फिर याद आया तो मैं आपके लिए ये याद करके जैसे ही मेमोराइज हुआ तुरंत मैंने आपके सामने लिख दिया। क्योंकि आपका हमारे लिए क्या वैल्यू है कि आपका कुछ भी पोर्शन मिस नहीं होना चाहिए, सब कुछ आप तक पहुंच जाए बढ़िया से एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को ढंग से अप्रोच कर सकें और ढंग से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए सर, हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि आप अपना 11वीं क्लास का एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक का लगा सकें। अगर आप हमारी मदद से, इस संजीवनी बैच की मदद से 60, 70%, 80% भी क्वेश्चन 11th क्लास के सॉल्व करने लग गए तो हमारा पढ़ाना, हमारा करना सफल हो जाएगा। मन लगाकर लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। किसी ने कहा है हिम्मत ना हारो, विसारो ना हरिनाम, और सब कुछ होगा यार। तुम्हारी मेहनत होगी ना तो तुमको एक न एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है, सारा गेम समय का होता है। किसी की मेहनत उसके समय के साथ कोऑर्डिनेट कर देती है। कभी होता है कि आपकी मेहनत एक समय तक ज्यादा बढ़ जाती है, समय थोड़ा बाद में उस मेहनत को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, बट याद रखिएगा कि जब भी आपको लगे कि जो सफलता आप चाह रहे हैं वो आपसे दूर हो रही है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये जो कॉस्मॉस है ना, ये आपसे कुछ और बड़ी सफलता डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो मन लगाकर मेहनत करके एक डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहने की कोशिश करिए, उसको ऑप्टिमाइज करते रहने की कोशिश करिए। सफल होना, असफल होना, ये सब बाद की बात है। मुद्दा क्या है कि हमारा प्रोसेस बहुत दमदार होना चाहिए। अगर हमारा प्रोसेस अच्छा होगा तो भैया सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अपने धोनी भैया इतने सक्सेसफुल कैप्टन बने, उनका क्या कोट है? उनका बेसिक सा कोट है कि मैं कभी फोकस नहीं करता कि मेरा गोल क्या है, मैं फोकस कहां करता हूं कि उस गोल तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को मैं कितने अच्छे से पूरा कर पा रहा हूं, उस प्रोसेस पर मैं कितनी स्टैटिक हूं। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस बेहतर होगा तो आपका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए सर, अब कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। और आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी बेसिक सी है कि अब हम थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करेंगे भैया, किससे? ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेरिएबल से और लीनियर वेरिएबल से। किससे यार? एंगुलर वेरिएबल। मतलब अब हम अपने काइनेमेटिक्स को, सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स को रिलेट करने जा रहे हैं अपनी मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन वाली काइनेमेटिक्स से। तो ये आपके एंगुलर वेरिएबल्स थे और इधर आपके लीनियर वेरिएबल्स थे। ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था आपका बेसिक काइनेमेटिक्स का। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है एंगुलर वेरिएबल वाला, ये आपका क्या है? ये है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का। चलिए सर, सबसे पहली बात स्टार्ट हुई किससे? थीटा से। थीटा को अपन क्या बोलते हैं, या डेल्टा थीटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर लीनियर वेरिएबल में क्या होता था? डेल्टा एक्स, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, डी थीटा बाई डी टी को यहां पर लिखा जाता है ओमेगा, और यहां पर डी एक्स बाई डी टी को लिखा जाता है वी। ठीक है, अच्छा भाई, ग्रेट। चलो कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। अगर यहां पर बात करी जाए डी टू थीटा बाई डी टी टू, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी, इट इज रिटन एज अल्फा। ठीक है, और इसी का एक फॉर्मूला अपने पास हो जाता है ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। सिमिलरली यहां पर होता है डी टू एक्स बाई डी टी टू, दैट इज इक्विवेलेंट टू डीवी बाई डी टी, और ये होता है आपका नेट एक्सेलरेशन। ए नेट दैट इज डीवी बाई डी टी इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी टू, और इसको लिखा जाता है क्या? वी डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास हो गया बच्चा वी डीवी बाई डी एक्स। ये सब आप पहले पढ़ रखे हो, इस पर बहुत सारे, इन दोनों फॉर्मूले पर बहुत सारे इंटीग्रेट करके, डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और निकाले हैं। और अभी मैं आपको कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन इस पर बेस्ड कराता हूं।
ठीक है, जो मैं दिखा दूंगा कि कैसे ये पूरी तरह काइनेमेटिक्स के जैसा ही है, बस जहां आपका वहां लीनियर वेलोसिटी हुआ करता था वहां पर ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, दैट्स इट। जैसे वहां पर एक्सेलरेशन होता था यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, जैसे वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता था वैसे ही यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है भाई, कि मान लो मैं आपसे कहूं कि आपके पास दे रखा है ओमेगा इक्वल्स टू 2 रूट थीटा। क्या दे रखा है? ओमेगा इक्वल्स टू 2 रूट थीटा। और आपसे पूछा गया कि आप अल्फा बताओ एट थीटा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन पर सेकेंड पर अल्फा क्या होगा? तो हम अल्फा का क्या फॉर्मूला जानते हैं यार? हम अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 फॉर्मूला, एक जानते हैं डी ओमेगा बाई डी टी और एक फॉर्मूला जानते हैं क्या? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। कौन सा लगाएंगे? तो सबको क्लियर है सर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है। ठीक है, तो हम अल्फा निकालेंगे कैसे भाई? ओमेगा की वैल्यू है 2 रूट थीटा। ठीक है, अच्छा, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ 2 रूट थीटा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 2 पहले आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4 रूट थीटा। और रूट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 थीटा की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, जो ऊपर पावर था वो पहले आ गया, -1 हो गया, तो ये हो गया 4 रूट थीटा इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई, ये अपने पास कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई अंडर रूट थीटा। इससे ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको ये क्या मिला? हमको ये मिला, मेरा अल्फा कैसा मिला बेटा? ये अल्फा मिला कांस्टेंट। अरे ठीक है, बढ़िया सवाल हो गया। एक बार में, पहली बार में थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने इस वजह से लिया क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट सीखना है यार। ठीक है, अपने लोग को बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, फिर भी मैं आपको एक टाइम पास सवाल करा देता हूं। मान लो आपको ओमेगा इक्वल्स टू दे रखा है 2t² + 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आपसे कहा गया कि आप थीटा बताओ एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। थीटा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड गिवन क्या है? गिवन है एट t इक्वल्स टू 0 थीटा इक्वल्स टू 0। एक पार्ट हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया, आप अल्फा बताओ एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, 2 पार्ट हैं इसके, दोनों पार्ट सॉल्व करना है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। ये आपको संजीवनी में एसीपी सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं बेटा क्या है। अगर हमको थीटा निकालना है तो हम जानते हैं, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 2t² + 4 के। तो डी थीटा कैन बी रिटन एज 2t² + 4 इंटू डी टी। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेकर थीटा तक, 0 से लेकर कहां तक पूछ रहा है? 2 सेकेंड तक। ठीक है, या फिर आप चाहो तो 0 से लेकर t तक करो, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ t निकालो और फिर वहां पर t की जगह 2 रख दो। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर डी थीटा आपके पास हो जाएगा थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 2t³ + 4t, और लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक? लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 2 तक। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16/3 + 4 2 = 8। ये आपके पास इतना रेडियन एंगल आ जाएगा। ये आपका थीटा मिल गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको दूसरा पार्ट देखना है। दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है अल्फा बताओ एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो अल्फा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कैसे निकालेंगे? अल्फा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कैसे निकालेंगे भैया? कोनो खास बात नहीं है। अल्फा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा कितना दे रखा है? ओमेगा दे रखा है 2t² + 4। लो भैया, 2t² + 4 पूरा काइनेमेटिक्स जैसा फील आएगा। तो अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास 4t हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमको t इक्वल्स टू 2 सेकेंड रखना है। 4 × 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, साधारण, अच्छा सवाल, एक बार में लग जाने वाला सवाल। इस तरह के बहुत सारे सवाल आप काइनेमेटिक्स में प्रैक्टिस करके आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे। याद है आपको? v = u + at।
एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, बस जितने आपके लीनियर वेरिएबल्स थे वो सब रिप्लेस हो जाएंगे किससे, वो सब के सब रिप्लेस हो जाएंगे एंगुलर वेरिएबल से। ठीक है, चलो भैया, तो जब हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे थे, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन टू डायमेंशन की बात कर रहे थे, तो हम क्या पढ़ते थे, v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या पढ़ते थे, s वेक्टर इक्वल्स टू ut पढ़ते थे ना, तो ये अपने पास क्या हो जाता है, u वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। और दूसरा क्या पढ़ते थे, v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a वेक्टर डॉट s वेक्टर। इसका जो ओपन फॉर्म होता है दैट इज रिटन एज v वेक्टर डॉट v वेक्टर। ठीक है, यहां पर u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 इंटू a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, अच्छा जब इसी को अपन सिंपल वन डायमेंशनल वाली इक्वेशन की तरह लिखते थे तो क्या लिखते थे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा ठीक है भैया, ये सब पढ़े हैं, समझे हैं, और ये सब बस तब तक वैलिड होता है जब तक आपका जो एक्सेलरेशन होता है ये कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो आप ये इक्वेशंस नहीं लगा पाएंगे। इसमें ये वेलोसिटीज कैसी हैं सर, ये वेलोसिटीज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है, एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट टाइम कांस्टेंट ही है। ठीक है, चलो जब इसी को रिप्लेस करा गया यहां पर तो लिखा गया ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अच्छा फिर क्या लिखा गया, फिर लिखा गया भैया थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एंड लास्ट वन दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। ये थी अपने पास तीन इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा सर एक चीज आप मिस कर रहे हो, और वो क्या मिस कर रहे हो बेटा जी, हम कह रहे हैं एक चीज और हम मिस कर रहे हैं, वो हम मिस कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो एक चौथी इक्वेशंस भी हुआ करती थी दैट इज SNTH, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दैट इज SNTH। It is equivalent to u plus 1/2a into 2n minus 1। ठीक है, सेम एज यहां पर हो जाता है क्या भैया, थीटा NTH, थीटा NTH that is equivalent to ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा 2n minus 1। ठीक है, क्या ये क्लियर है, क्या ये सब बकायदे आपको समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अच्छा, कहानी में एक और बात थी कि अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट है तो हम ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू लिख लेते हैं ओमेगा नॉट दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। इट कैन ओनली बी रिटन व्हेन योर अल्फा इज कांस्टेंट। अगर आपका अल्फा कहीं भी वेरी कर गया तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाइएगा। ये नहीं पता चला आपको इनिशियल एंगुलर पता है, फाइनल एंगुलर पता है और बीच में आपका अल्फा बदल रहा है। अगर आपका अल्फा बदल रहा है, अगर आपका अल्फा बदल रहा है सर, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं। जैसे यहां पर करते थे लीनियर वाले में तो v एवरेज इक्वल्स टू क्या पढ़ते थे, v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 पढ़ते थे। वैसे ही यहां पर इन सब में जैसे वहां a कांस्टेंट था वैसे यहां पर अल्फा कांस्टेंट है। अगर अल्फा अपना कांस्टेंट है तो हम ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू लिख लेते हैं ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। अगर बीच में कहीं भी अल्फा बदल गया तो आप ये फॉर्मूला मत यूज करिएगा, ये आपको गलत आंसर की तरफ लीड करके ले जाएगा। ठीक है, चलो भैया बढ़िया, मस्त, सही जा रहा है, सब सटीक जा रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, मास्टर पढ़ा रहा है, भेजे में सेट हो रहा है, होना भी चाहिए। इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई कि आपका फायदा हो सके। ठीक है, चलो भाई कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। अब जैसे इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, क्या है भाई, कह रहा है अ फैन इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड।
कितना भैया? 100 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। देन इट इज स्विच्ड ऑफ, इसको स्विच ऑफ कर दिया गया। इट टेक्स 5 मिनट्स टू स्टॉप, इसको रुकने में कितना समय लग जा रहा है? इसको रुकने में 5 मिनट का समय लग जा रहा है। आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बिफोर इट स्टॉप्स, ठीक है। चलिए भाई, तो ओमेगा जो हम पढ़ते हैं वो तो हम पढ़ते हैं सर रेडियन पर सेकेंड में, या तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड दे रखा है तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? 2 पाई n बाई टी, ठीक है। यहां से ये मिलता है क्या? रेडियन पर सेकेंड। तो 2 पाई बाई टी, देखो यहां क्या कह रहा है? पर सेकेंड की कैलकुलेशन हो रही है ना, तो मैं इसी ओमेगा को चाहूं तो वैसे लिख सकता हूं। क्या भाई? अगर मैं इनिशियल की बात करूंगा तो ओमेगा नॉट को मैं लिख सकता हूं क्या? 100 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। अगर मुझे रेडियन पर सेकेंड निकालना होगा, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल बना रहा है, तो 100 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? 100 रिवोल्यूशन में हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलिए भैया, अब ये अपने पास ओमेगा नॉट हो गया। फाइनली ये कहां आ जा रहा है? फाइनली ये रेस्ट में आ जा रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बिफोर इट स्टॉप्स। बस इन सब में आपको ध्यान देना है कि आपका अल्फा कैसा है। आपका अल्फा कांस्टेंट है। आपका अल्फा क्या है? अल्फा भाई साहब आपका कांस्टेंट है। और अगर आपका अल्फा कांस्टेंट है, अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? देखिए, पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बिफोर इट स्टॉप्स। दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। तीसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल। फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमको ये पता चला, क्या पता चला? हमको ये पता चला कि इसमें थ्रू आउट अल्फा कांस्टेंट है। तो सबसे पहले मैं सी वाले पार्ट को सॉल्व कर दूंगा। ओमेगा एवरेज दैट इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? 100 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। और फाइनली कहां चला गया? शून्य में, डिवाइडेड बाई 2। तो ओमेगा एवरेज अपने पास कितना आ गया? ये आ गया 50 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। 50 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है भाई। अब उसके बाद कह रहा है इसको कितना समय लग रहा है रुकने में? 5 मिनट लग रहा है। तो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस लेगा भैया? ओमेगा क्या है भैया? 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड ओमेगा एवरेज। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने के लिए क्या करेंगे? n विल बी इक्वल टू 50 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई कितनी देर तक घूम रहा है? 5 मिनट तक। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये हो जाएगा 12, 12 25 60, या 50 में 25, जो भी कर लो, 12 25 60। n की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी भैया, n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अरे रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, क्या कर रहा हूं यार, 5 से काट दे रहा हूं, हद है भाई, हद है भाई। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 50 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। कितनी देर तक घूम रहा है? 5 मिनट तक। मतलब कितने सेकंड तक सर? 60। 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड। इस सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा। अब आपको n कितना मिल जाएगा? अब आपको n मिल जाएगा भैया 50 में 25, और या 6 5 30, 3 5 1500, ठीक है। 1 2 और 6 5 30, 3 5 15, 150, मतलब 15,000 रिवोल्यूशंस। कितने रिवोल्यूशंस लिए? 15,000 रिवोल्यूशन। ये आपका ए पार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन। एंगुलर रिटार्डेशन निकालना है आपका जो बी वाला पार्ट है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमको कितनी पता है? 100 रिवोल्यूशंस, 100 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, 100 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो मेरा अल्फा भी रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर में मिलेगा। अगर मुझे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में चाहिए होगा तो मैं उसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। चलो भैया, ओमेगा नॉट अपने को पता है 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अल्फा हमको नहीं पता है, टाइम हमको पता है 5 इंटू 60, 5 इंटू 60। 5 मिनट लग रहा है रुकने में, तो कितना सेकंड? 5 इंटू 60। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60। इससे ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, -1/3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर करना है, इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, कहानी समझ आ रही है, आसान लग रहा है। जैसे आपका काइनेमेटिक्स वाला सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन चलता था, वैसे ही यहां पर एंगुलर मोशन में भी, एंगुलर काइनेमेटिक वेरिएबल्स में भी वैसे ही चलता है। कुछ नई नहीं है, कुछ खास एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सब कुछ एकदम रिपीट फॉर्म में चल रहा है। जैसा आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, सेम वही सारी चीजें आपको काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए सर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे की कहानी क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड स्पीड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड स्पीड? एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है? तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं ओमेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू डी थीटा बाई डी टी। याद रखिएगा, ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा बराबर है डी थीटा बाई डी टी के। ठीक है, चलिए भाई, तो अब यहां पर क्या है? हम थीटा को क्या जानते हैं? हम जानते हैं थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब ध्यान देना, थीटा इक्वल्स टू अपने पास होता है आर्क अपॉन रेडियस। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम ध्यान दिए रहना। दमदार सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए उड़ता हुआ आ रहा है, और वो क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ से शुरू करते हैं, और इस सर्कुलर पाथ का ये आपका पोजीशन वेक्टर है, या आप कह लीजिए कि ये आपकी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, थोड़ा थिक हो गया, इसको थोड़ा थिन करते हैं। ये आपकी रेफरेंस लाइन है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा इसको प्यार से, मोहब्बत से समझते हैं, इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बढ़िया से सेट हो जाएगा। इसको समझिए कि पहले आप इस रेफरेंस लाइन से किसी ए पोजीशन पर थे जब एंगल बन रहा था थीटा। ठीक है, यहां पर टाइम था टी, उसके बाद थोड़ी देर बाद टी प्लस डी टी टाइम बाद आपकी पोजीशन हो गई बी, और आपका एंगल चल गया कितना? डी थीटा। ठीक है, रेडियस आपका आर है। सर आप ध्यान से समझिएगा कि जब आप ए पर थे तो जो पोजीशन वेक्टर था वो आर था, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। और जब आप बी पर पहुंचे तो जो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया वो अभी भी कितना है? आर है, बट इसका पोजीशन कितना था? थीटा था। इसका पोजीशन कितना है? थीटा प्लस डी थीटा है। लेकिन अगर इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो दोनों सिचुएशन में क्या है भैया? आर है। ठीक है, और हम जानते हैं थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो मैं यहां से डी थीटा, इसमें जो आर्क में चला ए से लेकर बी तक, उसको हमने लिख दिया क्या भैया? dx। तो डी थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? dx बाई आर। अच्छा, अब इसको डी थीटा बाई डी टी कर दोगे तो इसको क्या 1 बाई आर dx बाई डी टी कर सकते हैं। dx क्या है? आर्क लेंथ। ठीक है, और dt क्या है? टाइम टेकन। तो a से लेकर b तक जो डिस्टेंस हम चले हैं वो dt टाइम में वो कितना चले हैं? dx। तो dx अपॉन dt दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज नोन एज स्पीड। तो d थीटा बाई dt जो ओमेगा के बराबर है, इसको लिख दिया जाता है v बाई r। ठीक है, अच्छा, अगर आप थ्रू आउट सर्कुलर मोशन देखें, अगर आप थ्रू आउट सर्कुलर मोशन इसको एनालाइज करें तो देखें हर जगह जो आपकी ये रफ्तार है v यहां पर, v यहां पर, चाहे आप कहीं आ जाएं, v यहां पर, v यहां पर, हर जगह ये v जो है ये पोजीशन वेक्टर से कितना एंगल बना रही है? सर ये पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और अगर ये पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो मैं इस ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? इस ओमेगा को लिख सकता हूं v परपेंडिकुलर बाई पोजीशन वेक्टर। अरे भैया, पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ऐसा मुझे इस वजह से लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, इट कैन ओनली बी अटैच्ड विथ सर्कुलर मोशन। क्या? नहीं, ये सर्कुलर मोशन के साथ भी हो सकता है और भैया लीनियर मोशन के साथ भी अटैच हो सकता है। डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहां है। जैसे सड़क के किनारे एक सुंदर सी स्कूटी ऐसे निकल रही है और आप इधर जा रहे हैं, फटाक से गर्दन घूम जाता है, तो गर्दन ने एंगल ट्रेवल किया?
अरे अगर ऑब्जर्वर को देखा जाए, अब ऑब्जर्वर अगर उस स्कूटी को, जो सुंदर सी स्कूटी सड़क से निकली है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो भैया वो जो स्कूटी निकली है उसने कुछ एंगल ट्रेवल किया, तभी तो आपने गर्दन घुमाया। मतलब पोजीशन वेक्टर पहले यहां था, अब पोजीशन वेक्टर यहां आ गया और थोड़ी देर बाद पीछे चला गया, और वश में होता तो अपनी गर्दन को उल्लू की तरह 360 घुमा लेते, और उस समय एहसास होता कि काश उल्लू ही पैदा हुए होते हैं। समझ रहे? उल्लू बहुत बुद्धिमान होता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, और वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है, आगे पीछे चारों तरफ देख लेता है। तो इसको नेगेटिव मत लेना, पॉजिटिव भी ले सकते हो। वैसे मेरा कहने का मतलब नेगेटिव ही था कि उल्लू की तरह गर्दन घुमा देते। घुमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फोकस कहां होना चाहिए? यहां उस मूवमेंट में 360 डिग्री घूमे कोई बात नहीं, लेकिन फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ जाइए, पट्टी लगाइए, उस मूवमेंट को छोड़िए और फिर जीवन में आगे बढ़ जाइए। गर्दन अगर नहीं घूम रही है तो वो भी समस्या वाली बात है, गर्दन घूमे लेकिन फोकस वहां न रहे। ठीक है, चलो आप तो ये एंगुलर वेरिएबल जो ओमेगा मिल रहा है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था, क्या देखा था भैया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में देखा था कि अगर हम ए से बी इस आर्क से गए तब भी हमारा एंगल कितना चेंज हुआ? डेल्टा थीटा। इस ऐसे टेढ़े मेढ़े पाथ से गए तब भी हमारा एंगल कितना चेंज हुआ? डेल्टा थीटा भैया। और ऐसे सीधे चले गए तब भी डेल्टा थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट केवल सर्कुलर वेरिएबल से रिलेट हो ये जरूरी नहीं है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी केवल सर्कुलर वेरिएबल से रिलेट हो ये जरूरी नहीं है। वो भैया लीनियर मोशन में भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है, किसी रैंडम मोशन में भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। और किसी स्थिति में अगर आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, ओमेगा क्या होगा? v परपेंडिकुलर बाई r। जैसे सवाल से समझते हैं, क्या समझते हैं भाई साहब? क्या समझते हैं भाई साहब? जैसे हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था भाई कि बस आती थी, ठीक है, हम तो ऐसे नॉर्मल से स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारे गांव से और बच्चे वीआईपी स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो उनकी बस आती थी तो हम सड़क के एक किनारे खड़ा होकर उनकी बस देखा करते थे। हम बस ही देखते थे, हमको पता है आप कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन हम बस ही देखा करते थे कि भाई इन लोग की बस तो एसी वाली है, अपनी तो दगदगहिया जीप आती है। हाँ, तो समझो अब इस गेम को समझना कि भैया ये सड़क है, ठीक है, इस सड़क पे ये एक बस है स्कूल वाली, ठीक है, और ये बस के शीशे हैं, ठीक। एक बच्चा यहां खड़ा है, वो बस के पीछे खड़ा है। ये बस यहां से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। ऑब्जर्वर वन के लिए अगर आप ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा 1 जो ऑब्जर्वर 1 के लिए है, तो ये कितना होगा? ओमेगा 1 होता है v परपेंडिकुलर बाई r, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए मैंने कहा कि ये 3 मीटर है सर। तो भैया v परपेंडिकुलर है क्या कुछ? इसके परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी है क्या इस पोजीशन वेक्टर के? नहीं भैया। तो इसकी ओमेगा 1 कितनी आ जाएगी? 0। मतलब इसको ये बस देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो जो तुम यहां खड़े हो और इस बस के शीशे में झांक रहे हो, ये विंडो लगा होता ना बस में, उसमें देखने की कोशिश कर रहे हो, तो और अभी भी तुम 3 मीटर पर हो, तो अगर ये यहां से थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो तुम्हारा गर्दन घूमेगा, मतलब इस इंस्टेंट पर कुछ ना कुछ ओमेगा होगा। तो ओमेगा क्या होगा भैया? तो ओमेगा 2, ऑब्जर्वर 2 के लिए जो ओमेगा होगा वो होगा v परपेंडिकुलर बाई r। तो इस r जो ये पोजीशन वेक्टर है, इससे परपेंडिकुलर रफ्तार कितनी है? 10 है, और ये कितना है? 3 है भैया। तो ये अपने पास आ जाएगा 10/3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद जब ये बस यहां से 3 मीटर और आगे चली गई, कितना आगे चली गई? 3 मीटर आगे चली गई, उस समय आपको बताना है कि अब आपका ओमेगा क्या होगा। तो जब ये बस यहां पहुंच गई तो इस समय इसकी रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और पोजीशन वेक्टर कितना है? ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3√2। ओहो हो,
क्या बात है, क्या बात है। तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा ये 45 हो जाएगा। तो गर्दन घुमाने के लिए कौन मजबूर कर रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड नहीं, वो वाली वेलोसिटी जो पोजीशन वेक्टर से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक इधर लाइन खींचते हैं, एक से इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। भाई साहब, ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको वो वेलोसिटी मिल जाएगी जो इस आर के परपेंडिकुलर होगी। तो ये भैया देखो 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 है, तो इधर चला जाएगा 10 cos 45 दैट इज 10/√2 मीटर पर सेकेंड। इधर कितना आ जाएगा? ये भी हो जाएगा 10/√2 मीटर पर सेकेंड। और जब आप ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे, ओमेगा 2 एट पोजीशन बी, ओमेगा 2 एट पोजीशन बी, तो भैया कितना हो जाएगा? गर्दन घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सर यहां पर रिस्पॉन्सिबल है 10/√2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वी परपेंडिकुलर। तो 10/√2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई आर परपेंडिकुलर कितना है? दैट इज, ये आर कितना है? पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर नहीं, पोजीशन वेक्टर, ये हमको गिवन है 3√2। √2 से √2 कट जाएगा, नहीं रे गधा, तो 10/3 इंटू 2 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 2 5 10। अब अपने पास हो जाएगा 5/3 रेडियन पर, 5/3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है सर, बहुत अच्छा, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, आपको समझ आ रही हैं। तो सर इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। और एडवांस करने में क्या है, अगर मान लीजिए हम आपसे कह दे रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप ना नदी देखे ही होंगे, नदी में एक बोट तैर रहा है या तालाब में एक बोट तैर रही है, वो ऐसे तैर रही है भाई। ये अपने पास एक बोट है, ये ऐसे तैर रही है, ठीक है। चलो भाई, ये इधर की तरफ तैर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक 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 ठीक। और ये यहां से है, मान लीजिए कितना मान लेंगे, मान लीजिए ये है यहां से 4 मीटर पे, ठीक है। और ये नदी का किनारा है, इस नदी के किनारे पर आप इधर की तरफ दौड़ रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से। और कितनी दूर है आप? अब आप दूर हैं बेटा जी 3 मीटर, ठीक है। अरे ठीक है, और आपको इस जहाज में, ये जो नाव जा रही थी, इस नाव में कोई बैठा था जिसको देखना था, ठीक है। अब आप इसको देख रहे हैं, दौड़ते दौड़ते गर्दन घुमा रहे हैं, तो सवाल पूछा गया कि आपका गर्दन जो घूम रहा है, ठीक है, ये क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये कुछ एंगुलर मोशन प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। और अगर ये एंगुलर मोशन प्रोसेस कर रहा है तो आप बताइए कि ओमेगा क्या होगा, ठीक है। एंगुलर रफ्तार क्या होगी किसकी? बोट की। किसके रिस्पेक्ट में? बालक के रिस्पेक्ट में या लड़के के रिस्पेक्ट में? ठीक है, चलो भैया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अब आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस इंस्टेंट पर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोट के पोजीशन वेक्टर को ध्यान से देखो कितना दूर है। तो बोट का जो पोजीशन वेक्टर है सर, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 मीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो गर्दन घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर आएगा। किसके परपेंडिकुलर? पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा सर। तो देखिए ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है इधर की तरफ ऐसे, ठीक है, समझिएगा भैया। ये 5 मीटर पर सेकेंड है इधर की तरफ, और आपको पता है कि आपका जो ये वाला एंगल है ना, ये कितना है? ये 3 है, ये 5 है, ये 53 है। तो इधर कितना जाएगा? ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तो इधर जाएगा 5 cos 53। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। और इधर आ जाएगा आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा ये 10 है, ये आपका एंगल 37 होगा, तो ये वाला एंगल भी आपका 37 होगा। इस 10 का एक कंपोनेंट इधर आएगा 8 और एक कंपोनेंट इधर जाएगा 6। अब ध्यान से देखो, इसको गर्दन घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 8 रिस्पॉन्सिबल है, 3 रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका 4 रिस्पॉन्सिबल है,
6 रिस्पॉन्सिबल है या 6 और 4 दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, तो भैया ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा? वी परपेंडिकुलर, ठीक है, वी परपेंडिकुलर ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई पोजीशन वेक्टर। तो वी परपेंडिकुलर ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, 6 इधर 3 इधर, 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा सर। अरे रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो 6 इधर जा रहा है, 3 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा है, कितना हो जाएगा? ये 3 मीटर है, 4 मीटर पर सेकेंड, ये 6 और ये कितना है? 4। भैया ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है? सर आर की वैल्यू है 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज दिस इंस्टेंट। तो इससे हमको ओमेगा का एक जनरल फॉर्मूला मिल गया, और वो क्या मिल गया? वी परपेंडिकुलर, लेकिन कौन सा? रिलेटिव वाला, डिवाइडेड बाई आर जो है ये पोजीशन वेक्टर। ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका? ये जनरल फॉर्मूला हो गया ओमेगा का। ठीक है, चले कहानी को आगे बढ़ाएं सर। देखिए धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब देखिए आपसे एक सवाल कहा गया है यहां पर, ये सवाल को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब आपसे कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। जब पार्टिकल क्या डिस्क्राइब कर रहा हो? जब पार्टिकल एंगल डिस्क्राइब कर रहा हो, कितना? पाई बाई 2। सर कोई खास बात नहीं है, ये रहा हमारा सर्कुलर पाथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास रेफरेंस लाइन बन गई एक ये, और एक रेफरेंस लाइन बन गई है। अब हम यहां पर थे ए पॉइंट पर, और फिर यहां पर पहुंचे। यहां पर हमारी रफ्तार है v, यहां पर भी हमारी रफ्तार है v। ये एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, तुमसे क्या पूछा जा रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है v इनिशियल प्लस v फाइनल वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो v इनिशियल कितना है? v इनिशियल आपका v है, v फाइनल आपका v है। सर ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका रेडियस r है, ये आपका रेडियस r है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2r। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी हमको कहीं, ध्यान से देखो। v इनिशियल प्लस v फाइनल का वेक्टर सम करोगे। v इनिशियल ये तुम्हारे पास v ये रहा, एक तुम्हारे पास v ये रहा, और इन दोनों का अगर तुम सम करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? दैट इज v√2। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा v√2 डिवाइडेड बाई 2। ये v एवरेज भैया जो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा v बाई √2 के बराबर। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा। और v इंस्टेंटेनियस का जो मैग्नीट्यूड है वो v है, तो आपको रेशियो निकालना है, तो v एवरेज अपॉन v इंस्टेंटेनियस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा आपका 1/√2 के। कोई खास बात नहीं, सिंपल साधारण सवाल, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए एक तरीके से मैंने एक बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा सवाल आपके सामने रख दिया, जिसका अभी तक जो हमने पढ़ा उससे कोई खास लेना देना नहीं था। लेकिन अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा। क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा, क्या कहा भैया? हमने आपसे कहा कि एक पार्टिकल है, यह प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, यहां से इसको फेंका गया। कितनी रफ्तार से फेंका गया? यहां से इसको फेंका जा रहा है भाई साहब 10√2 मीटर पर सेकेंड से, 10√2 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कहा गया यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर के लिए बताओ ओमेगा क्या होगा जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उस समय ओमेगा क्या होगा, ये कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा,
जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा सर, तो यहां पर ना इसकी रफ्तार क्या होगी? देखो, ये आपके पास 10√2 है, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसकी एक ही रफ्तार होगी, वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी x और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी y। ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए पोजीशन वेक्टर। ध्यान से देखना, क्या चाहिए भैया? ये r वेक्टर। ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। प्रोजेक्टाइल का और सर्कुलर वेरिएबल ओमेगा को ले आकर एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है, और ये वही टाइप है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं। तो देखो भाई, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं x निकालूंगा भैया, तो इसको देखो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं t इक्वल्स टू 2uy/g होता है। तो 2uy की वैल्यू है 10 और g की वैल्यू है 10, तो ये लगा भैया 2 सेकेंड। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ एसेंट जिसमें वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा वो हो जाएगा 1 सेकेंड। और अगर 1 सेकेंड हो गया भैया, तो x जो होगा, ये सिंपल सी बात है, ये बराबर होगा ux इंटू टी के। ux की वैल्यू है 10 और t है आपका 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 मीटर। और y इक्वल्स टू क्या? uit -1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। ui की वैल्यू कितनी है बेटा? तो सर ui की वैल्यू है 10, t लग रहा है 1/2, g की वैल्यू आपके पास कितनी है? ध्यान से देखो, g की वैल्यू आपके पास है 10, t की वैल्यू है 1, इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 5 मीटर। समझिएगा, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपके पास कितना? ये हो गया आपके पास 10। अब इस ट्रायंगल को यहां नीचे ले आइए। देखिए भैया, देखिए भैया, क्या देखेंगे? ये आपका एंगल है थीटा और यहां पर ये रफ्तार है v, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा भाई, ये जो है ये 5 मीटर है, ये जो है ये 10 मीटर है, तो ये कितना होगा? ये होगा 100 + 25। ठीक है, अरे भैया 10 दहा में 100 + 50 में 25, 125, और ये आपके पास हो जाएगा 5√5। ठीक है, ये आपके पास r मिल जाएगा कितना? 5√5। ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया अपने पास कितना? 5√5। अब हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भैया? एक लाइन खींचेंगे इसके अलोंग और एक लाइन खींचेंगे इसके परपेंडिकुलर। यहां एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसको 45 डिग्री मत समझ लीजिएगा, वरना गेम ओवर हो जाएगा। और 45 डिग्री रख के गलती से अगर आपने आंसर निकाल दिया यहां वाले 45 को रिलेट करके, तो जो आंसर आप निकालेंगे वो ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा। तो ध्यान देना, ये थीटा है, याद रखना, ये थीटा है तुम्हारे पास। तो ये 10 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, वो क्या होगा? 10 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा? 10 sin थीटा। ठीक है, 10 sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अपने पास हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5√5। इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10/√5। ठीक है, अब आपको चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई r, और v परपेंडिकुलर की वैल्यू है 10/√5 और r की वैल्यू है 5√5। इससे ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/5 रेडियन पर सेकेंड। देखिए कितना बेहतर सवाल ये बन गया, कितना सुंदर क्वेश्चन ये आपके सामने निकल कर आया। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस का जेईई मेंस में पूछे जाने का जो एक्सपेक्टेशन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए सर, ये आपका एक पोर्शन हो गया। तो मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? सर अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे एंगुलर वेरिएबल्स कवर कर लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, फिर उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या हैं सर्कुलर मोशन के वेरिएबल की, और वो कैसे मिलती जुलती हैं जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़कर आए थे उससे। ठीक है, इतना पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़े कि एंगुलर वेलोसिटी जो है, इसका अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी रफ्तार v है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ संबंध है। और फिर हमने निकाला ओमेगा इक्वल्स टू v बाई r। r को हमने कहा पोजीशन वेक्टर और v को हमने क्या कहा? दैट इज
परपेंडिकुलर किसके, पोजीशन वेक्टर के, कौन सी, रिलेटिव। जनरल फॉर्मूला, अगर एक रेस्ट में है तो दूसरे वाले का तो ऑब्वियसली गेम वही हो गया कि v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर। अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों दौड़ रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, v रिलेटिव परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये आपका पूरा गेम रहा अभी तक। अब इसके बाद की जो एनालिसिस है सर्कुलर मोशन की, वो बहुत ज्यादा दमदार है। ठीक है, उसको हम अब पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के। तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगाकर बने रहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट को आपके दिमाग में बेहतर तरीके से सेट कर दिया जाए, आसान तरह से सेट कर दिया जाए। ठीक है, लगे रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए हमको। जो भी आपको समस्याएं हो, कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज आपको ना समझ आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपको उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियो में, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बढ़िया पार्ट है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।